जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, हम न्याय व्यवस्था देख रहे थे, उसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय देख लिया। उसके बाद अपने हाई कोर्ट पढ़ लिया है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निचली अदालतें, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अदालतें होती हैं दोस्तों, उनके बारे में पढ़ेंगे कि जिला सत्र न्यायालय क्या होता है और सामान्य न्यायाधीश क्या होते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हम। तो सबसे पहले दोस्तों, इन सभी के बीच में जो निचली अदालतों से पहले मैं आपको नालसा के बारे में बतलाना चाहूँगा। ठीक है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल ठीक है, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों नालसा का, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, या हिंदी में जैसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, या नालसा के रूप में। संवैधानिक आधार क्या है? कि अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत लिखा कि गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। और अनुच्छेद 14 और 22 के तहत राज्य स्तर पर कानून के समक्ष समानता और कानून के अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानून प्रक्रिया क्या होगी, प्रणाली सुनिश्चित करने का दायित्व है। देखो, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे आपको बतलाता हूँ कि हमने जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी, ठीक है, उसमें प्रस्ताव में हमने न्याय शब्द पढ़ा था। ठीक है, या सामान्य न्याय। न्याय का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? इसमें तीन न्याय की बात लिखी गई थी: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये तीन न्याय की बात दोस्तों हमने कहाँ करी थी? प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब न्याय का तात्पर्य क्या होता है? तो न्याय का तात्पर्य दोस्तों वही होता है कि मान के चलो 100 रुपये है, 100 रुपये 5 लोगों में बांटने हैं और मैंने 20-20 रुपये सभी को दे दिए, तो क्या हो जाएगा? समान आधार पर मैं बंटवारा कर रहा हूँ, तो ये न्याय होगा। ठीक है। अब दोस्तों, मैं 5 लोग हैं, 5 लोगों से बोल दूं कि तुमको 2 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। ठीक है, 800 मीटर दौड़ना है। 5 लोगों से मैंने क्या कर दिया? 800 मीटर दौड़ना है। इसके साथ दोस्तों, इसमें से एक व्यक्ति, मतलब चार तो सामान्य है, 5 में से एक व्यक्ति थोड़ा पैर से, ठीक है, मतलब दिव्यांग है या उसको चलने में थोड़ी दिक्कत है। अगर उससे भी मैं अब यहाँ बोल दूं कि अब ये तुम सभी लोग हैं, भले ही तुम वो दिव्यांग हो, पर तुम 2 मिनट में तो 800 मीटर दौड़ना है, क्या दिव्यांग व्यक्ति दोस्तों दौड़ पाएगा क्या? नहीं दौड़ पाएगा दोस्तों। तो ये क्या है? जो एक व्यक्ति है, ये एक दिव्यांग व्यक्ति है, क्या है? एक विशिष्ट व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों, अब ये अगर दौड़ेगा तो ये 800 मीटर में नहीं दौड़ सकता है। मतलब ये, मतलब उसकी प्राकृतिक प्राकृतिक क्षमता इतनी नहीं है कि वो 800 मीटर में उन जो साधन है उनके पैरों की सहायता से दोस्तों वो दौड़ सकता है। इसके लिए फिर क्या करा? यहाँ पे हमने संरचनात्मक भेदभाव, ठीक, संरचनात्मक भेदभाव का जो हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है कि कि समानता का तो रहेगा, फिर पर परिस्थितियों जन्य भी रहेगा कि हम समानता सभी के साथ अपनाएंगे, लेकिन परिस्थितियां भी देखी जाएगी कि वो उस परिस्थिति के अनुकूल बैठते हैं या नहीं। या कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण दोनों प्रावधान हमने लिए हैं। इसीलिए दोस्तों, समाज का एक वर्ग ऐसा है हमारे समाज का कि जो न्याय व्यवस्था से न्याय प्राप्त करने में इतना सक्षम नहीं हो पाता है कि वो मतलब कोर्ट जाए और कोर्ट जाके अपनी अपील दायर करे और रोज केस की सुनवाई में जाए और वो लंबे समय तक चुनाव लड़ ले। इसलिए सरकार ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए, सामाजिक न्याय भी है दोस्तों ये, और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नालसा की स्थापना करी, नेशनल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 39 के तहत गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। ठीक है, ये इनको क्यों सहायता देते हैं दोस्तों? क्योंकि ये क्या है? आर्थिक रूप से मतलब दिव्यांग है ये। ठीक है, कि ये अब आर्थिक रूप से कमजोर है, कि जो अपनी जो सामान्य व्यवस्था है, सामान्य जन होते हैं, उनके साथ ये मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसलिए सरकार ने फिर देखा कि भाई जो न्याय व्यवस्था है उसमें जो एक वर्ग, बड़ा वर्ग है, वो ही केवल क्या कर रहा है? सुविधा ले पा रहा है या न्याय वो मतलब निर्णय करा पा रहा है, लेकिन एक जो वर्ग है वो गरीब वंचित वो नहीं ले पा रहा। तो दोस्तों, उन्होंने फिर नालसा की स्थापना करी। तो दोस्तों, समझ में आ गया होगा नालसा क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है। अब
ये आर्टिकल याद रखना दोस्तों, है ना। ये आर्टिकल 39 में कहा गया है कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है कि गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की गई, तो इसी अनुच्छेद के आधार पर गठित किया। अब अनुच्छेद 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है और अपराधों के संबंध में दोष सिद्ध, ये दोस्तों अनुच्छेद 22 में भी न्याय से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों में मेन दोस्तों ये आता है कि 39 का के तहत नालसा की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है। अब स्थापना कब हुई दोस्तों? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसको गठित किया गया। तो अधिनियम कब आया था दोस्तों? नालसा अधिनियम 1987 में आया था। और लागू कब किया गया दोस्तों? 9 नवंबर 1995 को क्या कर दिया था? इसे लागू कर दिया था। 9 नवंबर 1995 को इसे लागू कर दिया था। उद्देश्य क्या है दोस्तों? वही कि समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, जिससे राष्ट्रव्यापी समान नेटवर्क की स्थापना हो जाएगी। मतलब कि कुल मिला के संविधान क्या कर रहा है कि जो न्याय से वंचित गरीब और जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी क्या मिले, न्याय की प्राप्ति हो। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारी न्याय व्यवस्था का अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर रहते हैं दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले दोस्तों देखते हैं 233 से लेकर 237 तक भाग 6 में इनका उल्लेख किया गया है। तो ये आर्टिकल याद रखना दोस्तों, कहाँ उल्लेख किया गया है? 233 से लेकर 237 तक भाग भाग 6वें में इनका उल्लेख किया गया है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अधिकार क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति करता है। तो कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किससे पूछता है दोस्तों? उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है दोस्तों, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहेगा या मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, ठीक, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के राज्यपाल जो अधीनस्थ जो जिला न्यायाधीशों की क्या होती है? नियुक्ति होती है, तैनाती होती है और पदोन्नति होती है। ठीक है दोस्तों। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश जो जिला न्यायाधीश, जिला स्तर के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसके परामर्श से करता है? तो दोस्तों वो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनसे पूछता है। और सामान्यतः ये होता है दोस्तों कि मुख्य न्यायाधीश ये अपनी सलाह देता है कि उक्त व्यक्ति को या जो वकील है या कोई जज है, इसको क्या करे, आप हाईकोर्ट का वो अधीनस्थ न्यायालय का आप जज घोषित कर दें। तो मतलब साधारणतः तो अगर कहें तो हम दोस्तों कि इसमें जो रहेगा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। राज्यपाल क्या करता है कि वो जो कह देते हैं बस उन्हें बनाते हैं। अब योग्यताएं क्या है दोस्तों? वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी सेवक नहीं होना चाहिए केंद्र में, राज्य में। फिर 7 वर्षों तक वकील या प्लीडर के रूप में कार्य किया हो। ठीक है, तो आप तो इतना याद रखिए कि दोस्तों 7 वर्षों तक वो वकील के रूप में क्या कर रहा हो? कार्य कर रहा हो या सेवा दे रहा हो न्यायिक व्यवस्था में। और उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाने हो तो अनुशंसित किया गया हो कि उच्च न्यायालय इस बात को मानता है कि ये व्यक्ति क्या हो सकता है, मतलब न्यायाधीश बन सकता है। उन्होंने ऐसी अनुशंसा कर दी। अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ऐसे ही एक पद होता है एडीपीओ का पद, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, जो कि अगर हमारे पास वकील नहीं है तो वो क्या करता है? अपनी सरकारी वकील होता है कोर्ट में। तो इनकी नियुक्ति भी दोस्तों किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, एडीपीओ एक जो पद होता है दोस्तों कोर्ट में, तो इनकी वकील भी कहाँ? राज्य लोक सेवा आयोग से आता है एडीपीओ। और उच्च न्यायालय के जो अन्य जो पद होते हैं दोस्तों, वो भी कौन? राज्यपाल करता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है दोस्तों, जो अधीनस्थ न्यायालय का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 233 से लेकर 237 तक। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। 7 वर्ष का वकील रहा हो, उच्च न्यायालय द्वारा ये माना गया हो कि वो हो मतलब जज बनने योग्य हो। और राज्यपाल अन्य जो न्यायिक सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी करता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होता है दोस्तों?
कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है इस प्रकार से क्या है, एकीकृत है। ये हमारा कौन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है, जो देश में क्या है, एक है। फिर ये राज्य स्तर है दोस्तों, ये 25 हाई कोर्ट है हमारे यहाँ। ये 25 हाई कोर्ट है अलग अलग राज्य के। फिर इसके नीचे दोस्तों ये जिला न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखता है, और हाई कोर्ट पे किस तरह रखता है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालयों पे अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है। तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय है दोस्तों जिला स्तर पर, इन पर नियंत्रण किसका रहेगा, हाई कोर्ट का रहेगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहेगा। न्यायिक सेवा के सदस्यों की तैनाती, जैसे एडीपीओ हुआ या सिविल जो जज हुए, उनकी जो तैनाती, उनकी पदोन्नति और अवकाश का निर्धारण कौन करता है, हाई कोर्ट करता है। जिला स्तर के कोई भी न्यायाधीश है जो न्यायिक सदस्य, उनकी पदोन्नति, ठीक है, तैनाती और अवकाश का जो डिसीजन कौन करता है दोस्तों, वो हाई कोर्ट करता है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का प्रशासनिक नियंत्रण भी किनके अंडर में होता है, हाई कोर्ट के अंदर में रहेगा। कि जिला स्तर पर कितने लिपिक कर्मचारी रहेंगे, या कितने स्टेनो होंगे, या कितने टाइपिस्ट होंगे, ये सभी जो नियंत्रण होता है दोस्तों, वो कौन करता है, अपना हाई कोर्ट करता है। परिभाषाएं क्या है अब जिला न्यायाधीश की, सिविल न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, सिविल न्यायालय। ठीक है, अब भी देखेंगे दोस्तों सिविल न्यायालय क्या होता है। सत्र न्यायाधीश, मुख्य मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश आदि। ये अगर आप दोस्तों कहीं पे भी आप नाम सुने, या कोई जो बड़ी बड़ी जो कार जाती रहती है दोस्तों, वहाँ पे लिखा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, या फिर सत्र न्यायाधीश, या फिर जिला न्यायाधीश। तो दोस्तों ये इतने शब्द आपको अगर मिले कि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, कोई सरकारी बंगले पे लिखा हो, तो इसका मतलब आप समझ जाना दोस्तों क्या रह गए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जज हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जिला स्तर पे जो न्यायिक प्रणाली होती है उस पे जज है। फिर न्यायिक सेवा क्या होता है, जिला न्यायाधीश और उससे निचले स्तर के न्यायिक पदों को भरने वाले अधिकारी, जैसे दोस्तों मैंने बताया था एडीपीओ होता है, ये वैकेंसी होती है, एमपीपीएससी इसको कंडक्ट कराता है। इसके लिए एलएलबी की योग्यता मांगी जाती है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस। तो ये न्यायिक सेवा होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी उच्च निचले स्तर जो जज से नीचे सिविल जो जज होते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट स्तर के डीजे बोलते हैं जिन्हें हम, इनसे नीचे क्या होते हैं दोस्तों, एडीपीओ होते हैं या सरकारी वकील। तो ये न्यायिक सेवा की ये परिभाषा है दोस्तों, की जो जिला न्यायाधीश उससे नीचे के जो स्तर के जो सिविल अधिकारी रहेंगे वो न्यायिक सेवा कहलाएगी। मजिस्ट्रेटों पर कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं, राज्यपाल न्यायिक सेवा प्रावधानों को राज्य के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मुख्य मजिस्ट्रेट या जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, ये सभी कहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित है दोस्तों, इतना याद रखिए। अब संरचना एवं अधिकार देखते हैं। संरचनात्मक ढांचा राज्यों में थोड़े भिन्न होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के 3 स्तरीय है, इनके 3 स्तर है दोस्तों, है ना, 1, 2, 3। ठीक है, सिविल न्यायालय होता है, दांडिक न्यायालय होता है, और राजस्व न्यायालय होता है। तो कौन कौन से दोस्तों, एक तो सिविल न्यायालय हो गया है, ठीक है, दांडिक न्यायालय हो गया, और राजस्व न्यायालय। ठीक है, तो सिविल, सबसे पहले सिविल न्यायालय क्या होता है दोस्तों, मैं आपको अगर बतलाना चाहूँ, तो जो दोस्तों पैसे के लेन देन से संबंधित जो विवाद होते हैं, या जमीन से संबंधित जो विवाद होते हैं, ये दोस्तों क्या कहलाते हैं, सिविल मामले कहलाते हैं। ठीक है, कि पैसे के लेन देन, या तो साइबर फ्रॉड हो गया, अकाउंट से पैसे काट लिए, इस प्रकार के जो दोस्तों मामले होते हैं वो सिविल न्यायालय का न्यायाधीश देखता है, ये सिविल मामले कहलाते हैं। दांडिक न्यायालय, दांडिक न्यायालय जो आपराधिक प्रवृत्ति, किसी को मार देना, हाफ मर्डर कर देना, किसी लड़की के साथ दुर्व्यवहार करना, ये क्या होता है दोस्तों, ये दांडिक न्यायालय कहलाता है। इसे सत्र न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपने सुना होगा सिविल न्यायालय, ठीक है, और सत्र न्यायालय, ये दो शब्द दोस्तों व्यवहारिक तौर पे आप बहुत सुनते होंगे। तो सिविल न्यायालय का मतलब होता है कि अगर कोई कोर्ट जा रहा हूँ ना, कि यार मेरा सिविल बात चल रहा है, कि मान के चलो कि चेक बाउंस हो गया, चेक बाउंस हो जाता है ना दोस्तों। ठीक है, तो ये जो मामले चेक बाउंस के मामले फिर कौन देखता है, सिविल न्यायालय देखता है।
मान के चलो दोस्तों, आपने किसी को किसी किसी व्यक्ति ने किसी को गाड़ी से क्या कर दिया, टक्कर कर दी है और उसके चोट आई है और गाड़ी टूट गई है। वो केस कर देगा दोस्तों, वो कहाँ चलेगा, सत्र न्यायालय में चलेगा, ना कि सिविल मामले में। ठीक है, तो सिविल न्यायालय जो पैसे से संबंधित और या जमीनी विवाद है, ये सभी मामले दोस्तों कहाँ से रहेगा, ये सिविल मामले हो। सत्र न्यायालय जो दंडिक प्रक्रिया के होते हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, यहाँ पे भी दोस्तों अलग अलग न्यायालय होते हैं, जिसका जो मुख्य न्यायाधीश का कहलाता है, जिला न्यायाधीश कहलाता है। जिला स्तर पर ये सर्वोच्च रहता है सिविल मामले। इसके नीचे सिविल जज होता है और सिविल जज जूनियर डिवीजन, ये अलग अलग होते हैं, ये अपना काम का बंटवारा कर लेते हैं। मतलब जिला न्यायाधीश करता काम का बंटवारा कि सीनियर वाला सिविल जज को कौन से काम दिए जाएंगे और ये इसको कौन से काम दिए जाएंगे। दोस्तों सिविल जज ही बाद में जाके क्या कर जाता है, सिविल जज ही बाद में जाके डिस्ट्रिक्ट जज बनता है ना। तो सिविल जज की जो परीक्षा दोस्तों कौन लेता है, सिविल जज की परीक्षा जो राज्य स्तर के जो प्रशासनिक जो भर्ती अभिकरण होता है वो लेता है दोस्तों, संवैधानिक। फिर दांडिक स्तर का सत्र न्यायाधीश होता है, जो गंभीर आपराधिक मामले देखते हैं, जैसे किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर देना, किसी को तेज तेज धारदार हथियार से मार देना, ये सभी मामले। फिर सत्र न्यायाधीश के नीचे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, ये भी आपराधिक मामले देखता है। और न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, छोटे अपराध को देखता है। ठीक है। फिर एक राजस्व मामला होता था, तो भू राजस्व से संबंधित विवाद, इसमें मूलतः दोस्तों हम देखते हैं कि तहसीलदार वाला जो मामला है, कलेक्टर होता है सबसे पहले ये। ठीक है, वो तहसीलदार होता है, तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के नीचे पटवारी का हम देखते हैं दोस्तों कि जब कोई विवाद चलता रहता है गांव पे ज़मीन के मेड़ के संबंध में या फिर खेत के बंटवारे के संबंध में, तो सबसे पहले जो हमारे गांव का पटवारी है उसकी नपाई करता है, फिर वहाँ पे तहसीलदार भी आता है, ज़्यादा बड़ा विवाद हो जाता है। तो राजस्व न्यायालय दोस्तों कुल मिला के जो गाँव की खेती से संबंधित या शहरी क्षेत्र में जो जमीनी विवाद है दोस्तों, उसके लिए जो पर्टिकुलर होता है वो क्या कहलाता है, राजस्व न्यायालय कहलाता है। जिसमें सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कौन है, कलेक्टर होता है, उसके पास अधिकार होता है। अब प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों, राज्य का अधिकारी, अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना, अधिकार क्षेत्र, नामकरण राज्य सरकारें तय करती है। ठीक है, इनकी संरचना किस प्रकार की रहेगी, इनका जो डिसीजन का क्षेत्र कितना रहेगा, नामकरण क्या रहेगा, ये सब जो लोकल गवर्नमेंट हमारी है या राज्य सरकार क्या करती है, तय करती है। अब स्वतंत्रता क्या है, संवैधानिक प्रावधान न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है दोस्तों, कि जो अधीनस्थ न्यायालयों का या जिला न्यायालयों का संविधान में उल्लेख किया गया है, और संविधान में कोई उल्लेख की गई अगर कोई संस्था है या कोई भी पद है दोस्तों, तो उसे सामान्य कोई भी व्यक्ति नहीं हटा सकता है। उसके संविधान में उल्लेखित अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है, जैसे कि कोई जैसे जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, महाभियोग के आधार पर ही उन्हें हटाया जा सकता है, उन्हें आधार पर उन्हें नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि संविधान में उल्लेखित पद है। और उसके लिए हटाया तभी जाएगा जब संविधान में उल्लेखित जो कार्यवाही या जो प्रक्रिया है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, तभी उनको हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। उच्च न्यायालय की प्रधानता, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के नियंत्रण पर्यवेक्षण में दोस्तों जो हाई कोर्ट होता है वही क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है उसकी क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। उच्च न्यायालय है दोस्तों। फिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है, ये जिला स्तर पर। फिर यहाँ दो भागों में बैठ जाता है, दीवानी और फौजदारी। दीवानी दोस्तों अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत और मुंसिफ अदालत होती है, ये पैसे से संबंधित जो विवाद होते हैं वो देखते हैं। फौजदारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत, ये दोस्तों अभी हमने पिछली उसमें पीपीटी में देखा था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च प्राधिकारी, जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। दोहरी भूमिका, जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है जिले में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट स्तर का दोस्तों सर्वोच्च जज होता है, सर्वोच्च जज। ठीक है, कि जिला न्यायाधीश या सत्र न्यायाधीश, जिले में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। ठीक है। अब इसकी भूमिका है, दोहरी भूमिका होती है, एक तो सिविल मामले और दांडिक मामले। सिविल मामले जिला न्यायाधीश के रूप में
ठीक है। ये जिला न्यायाधीश है तो वो सिविल मामले देखेगा, ये उसकी भूमिका में लिखा हुआ है। दंडिक मामले सत्र न्यायाधीश के रूप में गंभीर अपराधों की भी क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोस्तों, जब हम कोर्ट के सामने जाते हैं तो लिखा रहता है ऑब्लिक करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मतलब जिले का सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता है वो दीवानी मामले भी देख लेता है और फौजदारी मामले भी देख लेता है। जब दीवानी मामले देखता है तो वो जिला न्यायाधीश के रूप में काम करता है, और जब फौजदारी मामले देखता है, आपराधिक प्रवृत्ति के मामले देखता है, तो वो सत्र न्यायाधीश के रूप में काम करता है। तो दोस्तों पद एक ही है, जब वो कार्य अलग अलग करेगा तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है। और जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च जज होता है। शक्तियाँ क्या है, न्यायिक एवं प्रशासनिक जिले के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, जिले के सभी अधीनस्थ न्यायाधीशों का क्या करता है, पर्यवेक्षण करता है। जो सत्र न्यायाधीश होता है सर्वोच्च होता है दोस्तों, वो अपने अंदर वाले सभी को क्या मॉनिटरिंग करता है। दंडाधिकार, ये आजीवन कारावास से मृत्युदंड दे सकता है उच्च न्यायालय से पूछ के। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश किसी व्यक्ति गंभीर अपराध करते व्यक्ति को मतलब मृत्युदंड भी दे सकता है, लेकिन पहले हाई कोर्ट से वो परामर्श लेगा कि मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, ये घटनाक्रम है, और ठीक है तो दंडाधिकार उसका आजीवन कारावास से मृत्युदंड दे सकता है। अपील इसके निर्णय पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय से भी संतुष्ट नहीं है आदमी तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, और सिविल देखेगा जिला न्यायाधीश, दंडिक देखा था सत्र न्यायाधीश। अब जिला के नीचे के पदानुक्रम जिला न्यायाधीश के, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश होता है। अधिकार क्षेत्र क्या है, असीमित आर्थिक, ठीक है, मतलब पैसे से संबंधित कोई इसकी सीमा नहीं है कि कितने से संबंधित जो विवाद देखेगा। मुंसिफ न्यायालय होता है, छोटे आर्थिक मामलों को जो देखते हैं दोस्तों, 20-50 हज़ार वाले जो मामले होते हैं उनको जो देखने वाला होता है वो मुंसिफ न्यायालय देखता है। या दंड, जो चालान पेश होने वाला होता है ना दोस्तों, कि गाड़ी का हेलमेट नहीं है, चालान पेश होगा, कोर्ट जाना, तो वो मुंसिफ न्यायालय के न्यायाधीश में हमारा चालान पेश होता है। दंडिक पक्ष का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय, अधिकार क्षेत्र 7 वर्ष तक के कारावास वाले जो आपराधिक मामले होते हैं उनकी कार्रवाई करता है। कौन, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष से अधिक वाले, और न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक के कारावास वाले मामले की सुनवाई करता है। ठीक है दोस्तों, तो सिविल में फिर अपन बंटवारा करें अगर जिले स्तर पे, तो अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश होता है और मुंसिफ न्यायालय होता है। ठीक है, तो अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश में पहला होता है जो बड़े मामले देखता है, और मुंसिफ होता है जो चालान पेश वाले देखता है, दंडिक वाले। फिर ये 7 वर्ष वाला और 3 वर्ष वाला। प्रमुख विशेषताएं, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो निचले स्तर की त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था है, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश और मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट। आर्थिक सीमा न्यायालय के स्तर से भिन्न है, अधीनस्थ न्यायालय की असीमित है, मुंसिफों की सीमित है। मुंसिफों का काम है कि बस भैया तुम 500 वाला चालान देखना या 1000 वाला चालान है, उससे आगे वाला क्या करना, वो ये सिविल मामले को सौंप देना। दंड सीमा, सत्र न्यायाधीश मृत्युदंड तक दे सकता है उच्च न्यायालय से, लेकिन आवश्यकता पुष्टि करने की आवश्यकता महसूस होती है। क्या कोई को उच्च न्यायालय से पूछना पड़ेगा कि दत्ता हमें कम करना चाहते हैं, आप एग्री हो इस बात पे? अगर वो बोल देगा कि हाँ उस व्यक्ति ने अगर ऐसा कृत्य किया है तो आप दे सकते हो। मुख्य न्यायालय का मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दे सकता है, और न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है 3 वर्ष तक की कारावास की सजा दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सत्र न्यायाधीश क्या होता है, मृत्युदंड दे सकता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष और न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 वर्ष। उच्च न्यायालय की भूमिका, अपीलीय प्राधिकार मृत्युदंड की पुष्टि, लघु न्यायालय पर संशोधन की शक्ति है। अब सारांश क्या है दोस्तों, अधीनस्थ न्यायपालिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश को शीर्ष पर रखते हुए एक संचलित पदानुक्रम कार्य करती है, कि जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर सबसे बड़ा जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है। सिविल एवं दांडिक न्यायालय अलग अलग अधिकार क्षेत्रों में काम करते हैं। विशेष रूप से न्यायालय महानगरीय, लघु विवाद, पंचायती निपटारा करते सभी स्तरों पर प्रक्रिया सुचारू रहती है। पर्यवेक्षी और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी बना रहता है। अब देखते हैं दोस्तों जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है निचली अदालतों से संबंधित, 233 से लेकर 237 तक आप याद रख। अब 233 में क्या लिखा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से रहेगी उसके बारे में लिखा है दोस्तों, है ना। तो 233 एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 है कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा किए गए निर्णयों की मान्यता। कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों की मान्यता 233A में।
234 में दोस्तों जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में भर्ती करना है, जैसे एडीपीओ जो पद का उल्लेख कहाँ किया गया है दोस्तों, 234 में किया गया है। 235 में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होता है, हाई कोर्ट का, ये 235 में लिखा गया है। वेरी वेरी आईएमपी आर्टिकल है दोस्तों। तो पहले आप इसमें दो आर्टिकल तो आप याद कर लें कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण हाई कोर्ट का होता है, ये 235 है। 236 में परिभाषा है, 237 में मजिस्ट्रेटों पर लागू होने वाले कुछ प्रावधानों को उल्लेख। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद। भारत के संविधान किस भाग में अधीनस्थ न्यायालयों का प्रावधान, तो दोस्तों भाग 6 में किया गया है, भाग 6। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के परामर्श से, लोक से दोस्तों राज्यपाल करता है, वो भी हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उससे पूछ के करता है। जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए एक वकील या प्लीडर के रूप में न्यूनतम कितने वर्षों की अनुभव है दोस्तों, तो इसका 7 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, या हाई कोर्ट की नज़र में आप मतलब जज बनने की योग्यता रखते होंगे, या ये सब, तो इसके 7 वर्ष है दोस्तों। जिला न्यायाधीशों के अलावा की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति में शामिल कौन होता है, राज्यपाल, राज्यपाल उच्च न्यायालय, राज्यपाल लोक सेवा आयोग, और राज्यपाल लोक सेवा आयोग उच्च न्यायालय के परामर्श से ये करता है। जैसे एडीपीओ वाली जो वैकेंसी होती है दोस्तों, उसमें ये देखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है, राज्यपाल का, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय। जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, सिविल जज, जिला न्यायाधीश, कलेक्टर। तो दोस्तों जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ये जिला न्यायाधीश कब कहलाएगा, जब सिविल मामले देखेगा। सत्र न्यायाधीश करेगा जब दंड से दांडिक मामले देखेगा। और अगर पूछा जाए कि जो सबसे बड़ा जिला स्तर पे सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी या राजस्व दंड अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर को इसे जिला दंडाधिकारी कहा जाता है दोस्तों। एक शब्द सुना होगा, जिला दंडाधिकारी। ठीक है, ये जो है दोस्तों राजस्व संबंधी जो दंड होते हैं दोस्तों, उसमें कौन सर्वोच्च अपनी सीमा रखता है। सत्र न्यायाधीश होते हैं, मृत्युदंड की पुष्टि कौन करता है, तो दोस्तों ये उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कितने वर्ष की कारावास की सजा दे सकता है, दोस्तों 7 वर्ष तक की कारावास की सजा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकता है। छोटे सिविल मामलों का निपटारा किस न्यायालय द्वारा सारांश प्रक्रिया से किया जाता है, तो लघु वाद मामले। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित संविधान के कौन से अनुच्छेद जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की सेवा में भर्ती, ये दोस्तों अभी आपने बात करी थी। ठीक है, 235, वो 234 है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल करे और इस बार आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और आपका घर परिवार सुखी समृद्ध खुशहाल रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।